ज्ञान विविध शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम महाराणा कुंभा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। महाराणा कुंभा जिनका शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। इनका शासनकाल के अंदर सबसे ज्यादा भारत में स्थापत्य कला का विकास हुआ था। कविराज ने थे श्यामल दास, उन्होंने कहा कि मारो राजस्थान के अंदर 84 दुर्ग थे, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। अब बात करते हैं महाराणा कुंभा के जो पिताजी थे मोक्कल, जिनकी हत्या 1433 ईस्वी में झीलवाड़ा क्षेत्र है, उनके लिए सैनिक अभियान जाता है मेवाड़ से। ये झीलवाड़ा मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो वहां पर महाराणा मोक्कल की हत्या कर दी जाती है। हत्या करने में जो महत्वपूर्ण योगदान था क्षेत्र सिंह, जिसके दासी पुत्र थे दो, चाचा और मेरा। और मेहपा पंवार का महत्वपूर्ण योगदान था। इन तीनों ने मिलकर महाराणा मोक्कल की हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद में उस स्थान पर महाराणा कुंभा भी था और महाराणा कुंभा वहां से भागकर चित्तौड़ दुर्ग में आ जाते हैं। और आने के बाद में उनकी एक दादी थी जिनका नाम था हंसाबाई। हंसाबाई का भाई था रणमल। हंसाबाई पत्र लिखकर रणमल को मेवाड़ बुलाता है और मेवाड़ बुलाकर कुंभा को मेवाड़ का शासक बनाया जाता है। शासक बनाने के बाद में अब बात करें हंसाबाई। ये हंसाबाई जोधपुर की थी और रणमल ने अपने बहन के विवाह के समय शर्त रखी थी राणा लाका से। ये शर्त रखी गई थी कि जो मेरी बहन से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो मेवाड़ का शासक बनेगा। उस समय राणा लाका के चुंडा देव तो ये चुंडा ने ये शपथ ली थी कि जब तक अगर ये मैं मेवाड़ का शासक नहीं बनूंगा और जो हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो पुत्र ही मेवाड़ का शासक होगा। उस समय ध्यान देना इस बात का, राजचुंडा को विषम पितामह कहा जाता है मेवाड़ का। विषम पिता कहा जाता है। न तो शादी करते हैं और न ही मेवाड़ के ये शासक बनते हैं। अब धीरे धीरे और रावचुंडा को ही मेवाड़ का
राम भी कहा जाता है। राम इसलिए कहा जाता है कि जब हंसाबाई का पुत्र जब ये शासक बनता है मोकल है, तो इसको राजा चुंडा जी को ये मेवाड़ छोड़कर कहीं दूर जाने का ये आदेश देते हैं, और आदेश का पालन करते हुए राजा चुंडा वहां से निकल जाते हैं। इस कारण ये मांडू या मालवा चले जाते हैं। इस कारण हंसाबाई की आज्ञा मानने के कारण चुंडा को मेवाड़ का राम भी कहा जाता है। अब बात आगे करते हैं। अब ध्यान देना, मारवाड़ में राठौड़ है, और मेवाड़ में सिसोदिया सामंत। और मारवाड़ के राठौड़ों का रणमल आने के बाद में जो सिसोदिया सामंत थे, उनका प्रभाव धीरे धीरे मेवाड़ में कम होता जाता है, और मारवाड़ के जो रणमल है उनका प्रभाव मेवाड़ में बढ़ता जाता है। और जो प्रमुख जो सरदारों के पद थे, उन पदों पर मारवाड़ के राठौड़ों की नियुक्ति की जाती है, जिस कारण मेवाड़ के सिसोदिया सामंत नाराज हो जाते हैं, और धीरे धीरे राठौड़ देवता रणमल ने इस राघव देव की भी हत्या करवा देता है, जिसके कारण मेवाड़ में सबको एक भय पैदा हो जाता है कि रणमल आने वाले समय में मेवाड़ का महाराणा बन जाएगा, और धीरे धीरे मेवाड़ में भी राठौड़ों का शासन स्थापित हो जाएगा। यदि मोकल के 3 पुत्र थे, राठौड़ देव, राणा चुंडा और मोकल। राघव देव की हत्या कर देता है कि सिर्फ एक ही मात्र मेवाड़ के जो प्रमुख जो सरदार थे उसमें राघव देवता, इसकी भी हत्या कर देता है। चुंडा पहले विषम की प्रतिज्ञा ले लेता है कि मैं मेवाड़ का शासक नहीं बनूंगा, और मोकल की हत्या कर दी जाती है। फिर मेवाड़ के सरदारों ने राजा चुंडा को संदेश भेजते हैं कि हे चुंडा जी, आप मेवाड़ आइए, और मेवाड़ की स्थिति बहुत खराब है, और राठौड़ों का प्रभाव मेवाड़ पर बढ़ता ही जाता है। सामंतों की कहने पर चुंडा जी वहां आते हैं, और आकर महाराणा कुंभा से मुलाकात करते हैं, और पूरी मेवाड़ की स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। और जानकारी लेने के बाद 1436 ईस्वी में रणमल की हत्या करवा देते हैं। भारमली नाम की एक दासी थी, भारमली, जो कि महाराणा कुंभा से प्रेम करती थी। इस भारमली के माध्यम से रणमल को विष दिलवाया जाता है, जिसके कारण 1436 ईस्वी में रणमल की मृत्यु हो जाती है। कुंभा के सामने जो शासक बने थे, उस समय 2 सबसे बड़ी समस्या थी, एक चाचा और मैरागी, और दूसरी समस्या थी रणमल की। 1436 के अंदर रणमल की हत्या हो जाती है, और हत्या के बाद में जो राठौड़ सामंत है मेवाड़ के अंदर, वो कहते हैं कि जोधा भाग सके तो भाग रणमल मायो क्यों, और राव जोधा वहां से भागकर मारवाड़ की ओर प्रस्थान कर देते हैं। और कुछ समय बीत जाने के बाद
सुंदर विशाल सेना लेकर मंडोर पर आक्रमण कर देते हैं और मंडोर पर आक्रमण करके चुंदा द्वारा मंडोर को जीत लिया जाता है। और यह बात जब सारी सूचना हंसाबाई को पता चलता है तो बहुत नाराज होती है। अब ध्यान देना, राव जोधा की तो हंसाबाई बुआ लगती है और महाराणा कुंभा की ये दादी लगती है। और दोनों के बीच में राव जोधा और महाराणा कुंभा के बीच में एक संधि करवाती है जिसमें हंसाबाई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसे कहते हैं आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि, ये देखिए इसका नाम आवल बावल इस हिसाब से पड़ा क्यों हंसाबाई इसमें मध्य की भूमिका निभाई। और जो मेवाड़ और जो मारवाड़ के बीच में जो हमेशा संघर्ष हो रहे थे, दोनों और नुकसान हो रहा था और दोनों ही एक दूसरे के संबंधी थे। तो आवल और बावल इसका संधि का इसलिए नाम दिया गया था पाली के आसपास से संधि हुई थी, यानी उसको ये सीमा मान लिया गया था कि जहां पर बबूल के पेड़ होंगे वहां तो मारवाड़ की सीमा होगी और जहां आंवले के पेड़ है वहां से मेवाड़ की सीमा होगी। इस प्रकार हंसाबाई के प्रयास से मेवाड़ और मारवाड़ के बीच संधि हो जाती है और सदा के लिए जो युद्ध की स्थिति थी वो समाप्त हो जाती है। अब देखिए कुंभा प्रमुख उपाधियां, पहली थी अभिनव भारताचार्य, दूसरी उन्होंने उपाधि धारण की थी हिंदू सुल्ताना, हाल गुरु राणा रासो, राजगुरु महाराजाधिराज, क्योंकि जो हमें सारी जो जानकारियां हैं इन उपाधियों की, ये हमें कुंभगढ़ प्रशस्ति और विजय स्तंभ प्रशस्ति से हमें ये जानकारी मिलती है। क्योंकि अभिनव भारताचार्य की उपाधि यानी उस समय पूरे राजपूताना के अंदर कुंभा के समान कोई संगीतज्ञ नहीं था। संगीत में निपुणता होने के कारण महाराणा कुंभा को अभिनव भारताचार्य कहा गया था। हिंदू सुल्तान इसलिए कहा गया था कि उस समय हिंदुओं के जो प्रमुख जो शासक थे वो राणा कुंभा थे। इस कारण हिंदू सुल्तान कहा जाता। हाल गुरु यानी पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण कुंभा को हाल गुरु कहा गया था। राणा रासो यानी साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण इन्हें राणा रासो कहा गया था। राजगुरु जितने तो राजा थे उनसे सबसे
श्रेष्ठ थे और महाराजाधिराज की उपाधियां भी उन्होंने प्राप्त की गई थी, टोडरमल की भी उपाधि ली गई थी और कुल मिलाकर 108 उपाधियां धारण की थी महाराणा कुंभा ने। अब देखिए महाराणा कुंभा ने धीरे धीरे जो अपनी समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान करना शुरू कर दिया और अपने लिए महाराणा कुंभा की प्रमुख विजय अभियान पहले जो विजय होती है वो आबू पर आक्रमण करता है। आबू यहाँ का शासक था सेंसमल। अब देखिए सेंसमल यहाँ का शासक था और इसने जो मेवाड़ क्षेत्र था सिरोही जिले के जो आसपास का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र से आगे बढ़कर उस मेवाड़ की सीमा पर सेंसमल ने अधिकार करना शुरू कर दिया। इस बात का जब महाराणा कुंभा को पता चला तो महाराणा कुंभा एक विशाल सेना लेकर आबू पर आक्रमण कर देते हैं। और दूसरा कारण यह था कि जो भी मेवाड़ पर आक्रमण होता था वो आबू क्षेत्र से ही सैनिक अभियान किए जाते। दो कारणों से कुंभा आबू पर आक्रमण करता है और सेंसमल के विरुद्ध नाहर सिंह को सेनापति बनाकर भेजता है और इनके बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में महाराणा कुंभा की विजय होती है और इस विजय के कारण कुंभा का आबू क्षेत्र पर अधिकार हो जाता है और वहां पर महाराणा कुंभा ने 2 दुर्गों का निर्माण करवाता है। एक तो अंचलगढ़ दुर्ग दुर्ग और दूसरा बना था बसंत दुर्ग। इन 2 दुर्गों का निर्माण करवाता है। जो अगला जो इनका जो सैनिक अभियान है नागौर के जो मुस्लिम शासक था उसकी मृत्यु होने के बाद में उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। नासिरुद्दीन इनके दोनों के बीच में जो उत्तराधिकारी का संघर्ष होता है उस संघर्ष के अंदर शम्स का महाराणा कुंभा से सैनिक सहायता मांगता है और कुंभा की सहायता से शम्स का नागौर का शासक बन जाता है। उस समय कुंभा एक 2 शर्तें रखता है कि आप कभी भी नागौर दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते और आपको प्रति वर्ष मुझे कर देना होगा। नागौर का प्रथम जो स्वतंत्र मुस्लिम शासक था वो शम्स खां था और धीरे धीरे शम्स खां ने जब मेवाड़ से कुंभा के जो सैनिक आए थे उन्होंने कर की मांग की तो उन्होंने कहा कि मैं महाराणा कुंभा को जानता ही नहीं हूं और उन्होंने नागौर दुर्ग की मरम्मत करवाना भी शुरू कर दिया था। इस कारण कुंभा ने आक्रमण किया और नागौर दुर्ग को भी जीत लिया गया था और शम्स का भागकर गुजरात चला जाता है। अब जो अगला इसका जो सैनिक अभियान है गुजरात का, उस
उस समय गुजरात का जो सुल्तान था कुतुबुद्दीन शाह था। कुतुबुद्दीन शाह भी मेवाड़ पर आक्रमण करना चाहता था और दूसरा जो शम्स खां था वो भी इनसे जाकर मिल गया। शम्स खां कहता है कि मेरे पास अगर 50,000 और सैनिक होते तो मैं कुंभा को नागौर में ही पराजित कर देता था और वहां कुंभा और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह और शम्स खां की संयुक्त सेना के बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध में शम्स खां मारा जाता है और कुतुबुद्दीन शाह भी पराजित हो जाता है। अब कुंभा का गुजरात पर भी अधिकार हो जाता है और महाराणा कुंभा का जो अगला आक्रमण होता है वो होता है मालवा। मालवा इसे मांडू भी कहा जाता है। यहाँ का शासक था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी फर्स्ट। ध्यान रखना, महमूद खिलजी प्रथम तो महाराणा कुंभा के शासनकाल के समय थे और महमूद खिलजी द्वितीय राणा सांगा के शासनकाल थे। महमूद खिलजी पर आक्रमण करना इसलिए भी जरूरी हो गया था, चाचा और जो मेरा थे चाचा मेरा और महपा पंवार ये तीनों भागकर महमूद खिलजी की शरण में आ गए थे। इस कारण कुंभा इन तीनों को भी दंड देना भी चाहता था और महमूद खिलजी साम्राज्यवादी भी था। इस कारण महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान से युद्ध होना आवश्यक था। 1437 के अंदर सारंगपुर का युद्ध होता है। सारंगपुर का युद्ध होता है जिसमें महमूद खिलजी पराजित हो जाता है। कुछ इतिहास से हमें जानकारी मिलती है कि महमूद खिलजी पर महाराणा कुंभा 5 बार आक्रमण करते हैं और 5 ही बार महाराणा कुंभा को विजय प्राप्त होती है। और इससे पहले भी अंचलगढ़ पर भी आक्रमण करते हैं। इसके बाद में अब ध्यान देना, कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण विजय स्तंभ का निर्माण मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था और इस विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो 1440 में इसी में संपन्न हुआ। ये 9 मंजिला है और इसे अनेक विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कई अनेक नामों से इसे पुकारा जाता है और ये राजस्थान पुलिस है उसका प्रतीक चिन्ह भी है। उनके होने के बाद में धीरे धीरे अब देखिए, मैं इस सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को बंदी बना लेता है। बंदी बनाने के बाद में 6 माह तक चित्तौड़ के अंदर उसको कैद में रखते हैं और महाराणा कुंभा ने इसको सबक सिखाने के बाद में महमूद खिलजी को वहां से रिहा कर देता है और रिहा करने के बाद में ये अपनी कुटिल चालों से बाज नहीं आता है और कुंभा पर वापिस आक्रमण करने का विचार करता है। ये
गुजरात के सुल्तान के साथ मिलकर कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी के बीच में एक समझौता होता है, उसे बोलते हैं चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में होता है। इसकी प्रमुख शर्तें ये थी कि गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करेगी और महाराणा कुंभा को पराजित कर दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। दोनों की संयुक्त सेनाएं मेवाड़ पर आक्रमण करती है, मगर महाराणा कुंभा इनकी संयुक्त सेना को भी पराजित कर देता है। करने के बाद में बदनौर के अंदर जो भीलवाड़ा में पड़ता है, इस विजय उपलक्ष्य में कुशाल माता का ये मंदिर का निर्माण करवाता है। और 1437 के अंदर 1468 के अंदर इनके पुत्र उदय के द्वारा महाराणा कुंभा की हत्या कर दी जाती है। ये मेवाड़ में प्रथम पितृहंता थे और द्वितीय पितृहंता थे अजीत सिंह को उनके पुत्र भगत सिंह के द्वारा मार दिया गया था। जो हम महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां और स्थापत्य कला का निर्माण हम कल अध्ययन करेंगे।